सेशन है हमारा लैब का। तो वहाँ पे मैं आपको लीनियर सर्च एंड बबल सर्च जो हमारा है, तो वहाँ पे कैसे आप टाइमिंग का एनालिसिस करके बता सकते हो कि दिस इज बेस्ट केस, वर्स्ट केस, इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकली आप कैसे बता सकते हो कि कौन सा बेस्ट केस है, कौन सा वर्स्ट केस है, कौन सा एवरेज केस है वो। एंड अदर फंक्शन कि जैसे कैसे कोई भी अगर कोई फंक्शनलिटी करनी है आपको कोई भी, तो बेसिकली आपको कोई एक रैंडम नंबर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ओटीपी आता है आपके मोबाइल पे, काफी बार बैंकिंग या कोई भी वेबसाइट पे यूज करते हो, तो वहां पे एक रैंडम नंबर जनरेट होता है, राइट? नहीं कि कोई भी सिक्वेंशियल नंबर जनरेट होता होगा, कोई भी नंबर आपके पास आ सकता है, तो फिर वो कैसे जनरेट करना है, तो वो सारी चीजें आई विल एक्सप्लेन यू इन अ लैब सेशन। बट उससे पहले आज हम एक थियोरेटिकल पोर्शन देखने वाले हैं, दैट इज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। तो वो एक चीज है बहुत यूजफुल है रिगार्डिंग योर कोई भी एल्गोरिदम, या इन फ्यूचर आप कोई भी ऐप बनाओगे या कोई भी प्रोग्रामिंग करोगे, तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको ये कोड ऑलरेडी दिया हुआ था, एंड ऑलरेडी आई थिंक यू हैव लर्न इन अ डीएस सब्जेक्ट कि बबल सॉर्ट कैसे काम करता है। और उसके लिए मैंने आपको ये इक्वेशन निकालना सिखाया था कि ये कैसे आया, n n-1/2, कि आपका ये जो इनर वाला लूप है, फोर लूप जो डी वाला है, सी एंड डी वाला था, तो इसको हम लोग आउटर लूप बोलेंगे, इसको इनर लूप बोलेंगे। तो कितनी बार इनर लूप आपका एग्जीक्यूट हो के ये जो इफ वाला फंक्शन है, यानी कि कंपैरिजन, वो कितनी बार एग्जीक्यूट करेगा, तो उसका इक्वेशन निकाला था हम लोगों ने n-1/2, राइट? n-1/2 वो कैसे आया था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे c इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आउटर लूप अगर मेरी चलेगी 0 से लेके n-1 तक जाना है, क्योंकि ऑलरेडी यू नो कि d एंड d+1, तो दो नंबर्स का हम लोग कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। सो एलिमेंट जो होगा d+1 हो रहा है, सो दैट्स वाई वी आर गोइंग अप टू n-1 है। एक्चुअली इंडेक्स की बात करें तो 0 से लेके n-1 तक भी नहीं जाना है, 0 से लेके n-2 तक जाना है, लेकिन वो ओवरऑल जो एलिमेंट होंगे दैट इज n-1, राइट? क्योंकि एरे जो होता है, इंटीजर एरे होता है, उसकी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, एंड उसके जो एलिमेंट रहते हैं वो n रहते हैं, राइट? और ये क्यों जाता है वो आपको पता है। सो वेन एवर अगर आपके यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ हम लोग देख लेते हैं, हमारा जो इक्वेशन था उस टाइम पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जो इनर वाली लूप है, या तो इफ जो कंडीशन स्टेटमेंट चेक हो रही है, वो n इंटू n-1 बार एग्जीक्यूट होगी, राइट? तो किसी ने ये ट्रेस करके देखा कि एग्जैक्टली वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लेट अस एज्यूम दैट n इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑलरेडी एक ही एलिमेंट है हमारे एरे के लिस्ट में, एंड वो ऑलरेडी उसको हम लोग को कंपेरिजन करवाने की जरूरत ही नहीं है। अगर लिस्ट में हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल ए एरे है और उसकी साइज एक ही है और उसमें वन एलिमेंट इज वन, तो इस केस में हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, उसको कंपेरिजन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचे एंड अगर ये अल्गोरिदम को कंसीडर करेंगे, तो एट दैट टाइम c इक्वल टू माई 0 एंड द कंडीशन विल बी c लेस देन इक्वल टू n-1, n इज 1, c इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये आगे चलेगा ही नहीं, क्योंकि c तो इक्वल टू 0 है, तो ये लूप यहाँ से ही ब्रेक हो जाएगी और अंदर जाएगी नहीं। तो हमारे जो केस है, तो अगर मतलब कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है उसका जो इक्वेशन निकाला था, अगर यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू 1 एंड 1-1 दैट इज 0, तो ऑलरेडी पे आपको मिल जाएगा। यस, સર સ્ક્રીન નથી દેખાતી. एक सेकंड। देयर वाज एक्चुअली कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो उस टाइम से वो निकल गया होगा। एक्सट्रीमली सॉरी। सो अगेन हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि मैंने अब तक क्या बताया कि आपको बबल सॉर्ट का प्रोग्राम पता है, और हम वहाँ पे हम लोगों ने एक इक्वेशन निकाला था कि जब भी आपके एन एलिमेंट होंगे एंड सी का आउट, दिस इज कॉल्ड एज आउटर लूप, ओके? सी का कॉन्सेप्ट है दिस इज आउटर लूप एंड दिस इज इनर लूप, राइट?
तो इनर लूप जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होके बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि यहाँ पे कंपैरिजन कितनी बार होगा, तो वो इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था कि जब भी सी इक्वल टू जीरो होगा तो इनर वाला जो लूप है, दैट इज डी वाला जो लूप है, वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो n-1, बिकॉज n जो कंडीशन यहाँ पे ब्रेकिंग कंडीशन है, दैट इज डी इज लेस देन n-c-1। सी की वैल्यू अगर हम लोग जीरो पुट करते हैं तो डी लेस देन और इक्वल टू n-1 होगा, लेकिन हमारा जो एलिमेंट है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एरे का एलिमेंट या तो इंडेक्स बोल सकते हैं, इंडेक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो पूरा लूप है वो n-1, इनर वाला जो लूप है, इनर लूप n-1 बार घूमेगा। फिर अगर जब भी सी की वैल्यू 1 आती है तो उस टाइम पे हमारा इनर वाला लूप n-2 बार घूमेगा। लाइक वाइज सी n-1 पहुंचता है तो हमारा लूप ओनली 1 टाइम घूमेगा। तो ये इक्वेशन आता है n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 प्लस अप टू 3 प्लस 2 प्लस 1, जिसको हम लोग समेशन n-1 बोल सकते हैं। ओके, समेशन n-1 बोल सकते हैं हम। एंड यू नो समेशन n का इक्वेशन क्या था, n+1/2, और इंस्टेड ऑफ n हम लोगों को पुट करना है n-1, और इक्वेशन हमारा आएगा n-1 डिवाइड बाई 2। अब ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर कैसे आता है वो हम लोग देखेंगे अभी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में। लेकिन क्या आपने ये ट्रेस करके देखा था कि एग्जैक्टली n-1/2 कोई भी n की वैल्यू के लिए हमारा जो बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है वो एक्चुअली n-1/2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है? किसी ने चेक किया था? एनीवन ट्राइड? चलो हम लोग खुद से ट्राई करते हैं कि जब भी मेरा n=1 होगा, यानी कि एरे में मेरा एक ही एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट दैट इज एज्यूम दैट 1। अब हम लोग थियोरेटिकली देखेंगे विदाउट एग्जीक्यूटिंग दिस कोड, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें एक ही एलिमेंट है एंड वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको किसी भी के साथ कंपैरिजन करवाने की जरूरत नहीं है। अब जो हमारा इक्वेशन था दैट इज n इंटू n-1 बार हमारा ये जो इफ वाला कंडीशन है वो चेक होगा, या तो हम लोग बोल सकते हैं कि n-1 बार हमारा ये जो पोर्शन है बॉडी ऑफ द लूप ऑफ इनर लूप जो है उसका एग्जीक्यूट होने वाला है n-1/2 बार। अब उसको सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, एज पर इक्वेशन हम लोग देखेंगे, अगर n=1 पुट करेंगे हम लोग तो दिस इज 1 एंड n-1 दैट इज 0, तो 1 इंटू 0 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर विल बी ओके, सो आंसर विल ऑलवेज अ 0, क्योंकि 0 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 0 आ रहा है। अब हम लोग एज पर अवर रूल लूप और एल्गोरिदम अगर चेक करेंगे तो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, वो चेक करते हैं हम। तो अगर n-1 है तो एंड यहाँ को ट्रेस करने की स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो c=0 आएगा, फोर c=0 आ रहा है, यस। एंड ये जो कंडीशन है दैट इज हम लोगों को कहाँ तक जाना है, c इज लेस देन n-1। अब यहाँ पे c जब भी 0 होगा एंड उस टाइम पे कंडीशन जो होगा दैट इज n-1, दैट इज 1-1, और वो हो जाएगा हमारा 0, और c ऑलरेडी 0 है और लेस देन 0 के लिए हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो दैट इज ये लूप कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब बॉडी ऑफ द लूप जो है आउटर लूप की वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। एंड अब हमारा जो इक्वेशन था उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंपैरिजन है वो होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग? अब चेक करते हैं फॉर n=2 के लिए, और एज्यूम करते हैं हमारे पास सॉरी एरे में हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो है 1 एंड 2। चाहे ये आप बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग रखो या ना रखो, इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो बॉडी ऑफ द लूप है ये जो है कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो बेस्ट केस हो या रॉस केस हो। एवरेज केस की यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि एंड दो ही एलिमेंट है, तो इधर बेस्ट केस होगा, ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, या नॉट सॉर्टेड होगा। अब n=2 है, उस टाइम पे अगर इक्वेशन जो है हमारा n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2, अगर ये जो इक्वेशन हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो उस इक्वेशन के हिसाब से हमारा जो
इनर लूप है उसका जो बॉडी ऑफ द लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, कितनी बार एग्जीक्यूट होना चाहिए, कोई बता सकता है? एज पर दिस इक्वेशन n(n-1) डिवाइड बाई 2, ये जो कंपेयर, हाँ एग्जैक्टली ये वन टाइम एज पर लूप, मतलब हमारा जो इक्वेशन निकाला है कि जो इफ वाला कंडीशन है, इफ वाला जो कंडीशन है वो 2 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट? अब ट्राई करो, ओके सो आप अगर ट्राई करोगे तो ये स्टार्टिंग में c=0 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक करने जाएगा आउटर लूप की, तो c लेस देन और लेस देन n-1 है, तो c 2, n की वैल्यू हमारी 2 है, -1, सो इट इज c लेस देन और c लेस देन 1 आएगा। तो ये जो हमारा लूप है हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी c=0 होगा वो एग्जीक्यूट होगा, एंड जैसे ही c का वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाता है एंड c का वैल्यू 1 हो जाएगा, उस टाइम पे वो बॉडी ऑफ द लूप यानी कि ये आउट इनर लूप एग्जीक्यूट करने नहीं जाएगा, राइट? तो c=0 के लिए ये वैलिड होगा और यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा एज पर इक्वेशन ये इनर लूप जो है, मतलब ये इनर लूप का जो बॉडी ऑफ द लूप है दैट इज इफ वाला जो स्टेटमेंट है पूरा स्वैपिंग वाला जो है, वो स्वैपिंग वाला पूरा कोड एग्जीक्यूट एक बार होना चाहिए। अब c=0 के टाइम पे वो अंदर जा रहा है एंड d की वैल्यू 0 होगी, कैपिटल स्मॉल आप समझ लेना, d लेस देन n दैट इज 2 माइनस c की वैल्यू 0 है -1, यानी कि d ऑल्सो लेस देन 1 चलेगा। ये जो कंडीशन है फोर लूप का ट्रेसिंग बता रहा हूँ इनर वाला, जब भी हमारा वैल्यू c=0 होगा तो वो अंदर जाएगा, ये लूप में आएगा d=0। अब d लेस देन 1 होने वाला है बिकॉज c की वैल्यू 0 है एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एंड वो कंपेयर करेगा इफ इफ a of d that is a of 0 is greater than greater than a of 1, चाहे आपका ये केस हो या एरे का ये 1,2 हो या 2,1 हो, वो पहले वो नहीं देखेगा कि ऑलरेडी सॉर्टेड है कि नहीं है। इन शॉर्ट इफ में जाएगा तो ये कंपैरिजन करेगा, और यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हुई हमारा एरे अगर 1,2 है तो वो स्वैप नहीं करेगा, लेकिन हमारा एरे अगर 2,1 है तो वो ऑब्वियसली 2 ग्रेटर देन 1 है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी एंड स्वैप होके ये 1,2 यानी कि सॉर्ट कर देगा, राइट? लेकिन ये जो एग्जीक्यूशन है, ये एग्जीक्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये फोर लूप का जो भी इटरेशन का जो फॉर्मूला है, यानी कि ये कंडीशन पे वो डिपेंड करेगा कि वो एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। ये बेस्ट केस, रॉस्ट केस या एवरेज केस जो है बबल सॉर्ट का, उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपका एलिमेंट किस सीक्वेंस में है, वो सिर्फ डिपेंड करेगा कि इनर लूप की कंडीशन पे करेगा, एंड हमारा इफ का कंडीशन जो है असेंडिंग ऑर्डर में हुआ, असेंडिंग ऑर्डर में हुआ तो आपको ग्रेटर देन लिखना है, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो आपको लेस देन लिखना है, फिर वो उस कंडीशन के हिसाब से स्वैपिंग करेगा। लेकिन हमारा जो बबल सॉर्ट है वहां पे वो एरे की लिस्ट में वो किस सीक्वेंस में है, वेदर इट इज सॉर्टेड, वेदर इट इज नॉट सॉर्टेड और व्हाटएवर, आपका जो लूप, या तो हम लोग ये बोल सकते हैं कंडीशन चेकिंग जो है इनर लूप के अंदर इफ वाला, वो डिपेंड करेगा आपके इस कंडीशन के ऊपर, ओके इस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड वी हैव एक इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, और वो इक्वेशन के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अंदर वाला जो बॉडी ऑफ द लूप है, इनर लूप का बॉडी ऑफ द लूप है कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो n(n-1/2। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि जब भी हमारा c=0 होगा एंड d=0 होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी जैसे ही d इंक्रीमेंट होता है एंड d=1 होता है,
हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा कि डी लेस देन वन, क्योंकि डी तो ऑलरेडी इक्वल टू वन है, राइट। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो अंदर एग्जीक्यूट नहीं करने जाएगा। उसके बाद ये सी का वैल्यू इंक्रीमेंट बाय वन होगा, एंड सी के लिए हम लोगों ने कंडीशन जो रखी थी वो क्या है, सी लेस देन वन होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा। एंड जैसे ट्रेस करते हैं हम लोग, एज पर इक्वेशन इज ऑल्सो, हमारा इफ जो कंडीशन है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, एंड दिस इज ऑल्सो एक बार एज पर ट्रेसिंग। हम लोगों ने देखा कि सी की वैल्यू जीरो है, तभी डी की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, एंड देन ओनली इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। नाउ आई विल गिव यू ये सारा, अभी मैं निकाल देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। अब आपको खुद से ट्राई करना है कि जब भी एन की वैल्यू थ्री है, एन की वैल्यू थ्री है, एंड हमारा जो एरे का एलिमेंट है, लेट अस एज्यूम दैट इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। नाउ कोई बता सकता है कि इनर लूप का जो बॉडी ऑफ द लूप है, यानी कि इफ वाला जो स्वैपिंग वाला जो कोड है, वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? थ्री एलिमेंट्स आर देयर, 3 times. थ्री टाइम। अब खुद से एक बार ट्रेस करके देखो वेदर इट इज एग्जीक्यूटिंग 2 times, sir, 2 times. ओके, अब खुद से ये इक्वेशन से एग्जीक्यूट करके देखो वेदर इट इज एग्जीक्यूटिंग और नॉट। whether it is executing three times, two times, or what. N equal to 3, for n equal to 3, for n equal to 3, whether it is executing two times or three times, ये वाला portion, that is body Sir, of 2 times. so as per equation अगर n into n minus 1 डिवाइड बाई टू करेंगे तो n की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस टू, दैट सॉरी 3 माइनस 1, दैट इज 3 into 2 divide by 2, 2 2 cancel out, and it will be executed 3 times as per equation। 3 टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए if वाला पोर्शन। अब ट्रेस करके देखो कि सही है कि नहीं है। सो अगर मैं बात करूं इसके एग्जीक्यूशन की, तो जब भी आउटर लूप में c इक्वल टू 0 होगा एंड कंडीशन फाइनल आपको कहाँ तक जाना है, तो n माइनस वन, दैट इज 2 बार। ओके, सो अगर आप ट्रेस करोगे तो एक c इक्वल टू 0 होगी तब एग्जीक्यूट होगा, दूसरी c इक्वल टू 1 होगी तब एग्जीक्यूट होगा। ये वाला कोड जो है आपका इफ वाला, मतलब अंदर इनर लूप तब एग्जीक्यूट होगी जब c इक्वल टू एक 0 होगा, उसके बाद पूरा लूप इनर वाला घूम के, जैसे ही c का इंक्रीमेंट 1 होता है फिर c इक्वल टू 1 होगा, तभी भी वो अंदर ये चेक करने जाएगा और ये लूप घूमेगा कि घूमेगा वो चेक करना है, राइट। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, बिकॉज आई डोंट हैव फैसिलिटी, तो इसी वर्ड में मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा रहा हूँ। सो नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई मैथमेटिकल टर्म होगा, आई विल ट्राई कि बोर्ड पे लाइव दिखाए। ओके, सो c इक्वल टू 0 होगा, तो ऑलरेडी कंडीशन तो हम लोगों ने चेक कर ली है, तो इनर लूप में जाएगा, इनर लूप में पहले d इक्वल टू 0 करेगा। ओके, फिर d लेस देन n माइनस सी माइनस 1 है, तो n की वैल्यू हमारी ऑलरेडी 3 है, c की वैल्यू 0 मिल रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो c की वैल्यू 0 है, तो 0 पुट करना है माइनस 1, तो d जो है वो लेस देन 2 तक जाएगा। तो इस केस में अगर बात करें तो एक बार d इक्वल टू 0 के टाइम पे घूमेगा एंड एक बार d इक्वल टू 1 के टाइम पे घूमेगा इनर वाला लूप। तो whenever it is d इक्वल टू 0 it will check कि if a of 0 is greater than a of 1, राइट, और जो भी आपके एलिमेंट है उसके हिसाब से स्वैप करेगा। और दूसरी बार जब भी d इक्वल टू 1 होगा तो उस टाइम पे घूमेगा। सो इट विल चेक लाइक दिस, इफ a of 1, क्योंकि
आपको चेक करना है ए ऑफ डी ग्रेटर देन ए ऑफ डी प्लस वन। अभी डी की वैल्यू वन है, तो आप ये चेक करोगे ए ऑफ टू। सो वेन एवर इट इज ओके, सो ये दो बार घुमा, अब सी इक्वल टू वन हो रहा है, तो उस टाइम पे डी की वैल्यू हमारी क्या होगी? इनिशियली वो इनिशियलाइज जीरो से करेगा, फिर डी एन दैट इज थ्री माइनस सी वन माइनस वन। सो डी लेस देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन वन चेक करना है। ओके, डी लेस देन वन चेक करना है ये वेन एवर योर सी वैल्यू इज वन, क्योंकि हमारा एज पर अवर डिस्कशन सी दो बार एग्जीक्यूट होगा, एक तो सी इक्वल टू जीरो होगा तब, एंड सी इक्वल टू वन होगा तब। अब जब सी इक्वल टू जीरो हुआ था उस टाइम पे डी की वैल्यू जीरो एंड वन, एंड हमारा इफ लूप, सॉरी इफ कंडीशन दो बार एग्जीक्यूट हुई थी। अब सी इक्वल टू वन है, डी इक्वल टू जीरो लेना है, एंड कंडीशन क्या है? डी इक्वल टू, सॉरी डी लेस देन वन है, तो ऑलरेडी डी इक्वल टू जीरो के टाइम पे घूमेगा, एंड वो चेक करेगा ए ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन ए ऑफ वन और नॉट। पता चला? एंड जैसे ही डी इंक्रीमेंट होता है हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये। तो आप देख सकते हो एक यहाँ पे घुमा है फर्स्ट टाइम, फिर ये सेकंड बार, एंड दिस इज थर्ड बार। और इक्वेशन भी हमारा इक्वेशन भी यही बोल रहा था कि ये आपका जो लूप है, बॉडी ऑफ द लूप है, वो तीन बार एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, तो एज पर इक्वेशन एज वेल एज आवर पेन एंड पेपर ट्रेसिंग वी कैन से दैट ये जो लूप, बॉडी ऑफ द लूप है या तो इफ कंडीशन है, दैट इज एग्जीक्यूटिंग एन माइनस वन बाई टू। अब अगर एन की वैल्यू बहुत बड़ी है, 10,000 है या 20,000 है या उससे भी ज़्यादा है, अगर आपको एलिमेंट शॉर्ट करने हैं तो वो उस इक्वेशन के हिसाब से घूमेंगे। एंड ऑब्वियस थिंग है कि ये जो हमारा बबल सॉर्ट है वो देखता नहीं है कि ऑलरेडी सॉर्टेड है क्या नहीं है। ये जो कोड है हमारा, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कि आपके एरे में एलिमेंट किस हिसाब से है, वो तो ब्लाइंडली डिपेंड करेगा कि आप कंडीशन किस फॉर्मेट में लिख रहे हो, राइट। दोनों फोर लूप के हिसाब से ही वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, दोनों फोर लूप, वो एरे लिस्ट, मतलब एरे आपका जो है उसके लिस्ट, ये जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो किस फॉर्मेट में किस सीक्वेंस में उस पर डिपेंड नहीं करता। ओके, एंड वी विल, मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग आज लैब में भी देखने वाले हैं कैसे हम लोग टाइमिंग एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो आप, चाहे लीनियर सर्च हो, बाइनरी सर्च हो, या सॉर्टिंग का कोई भी प्रोग्राम होगा, तो आज जो बेसिक है वो आपको मैं दिखाऊंगा, और यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट एंड यू विल ऑब्जर्व दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम कितने टाइम में एग्जीक्यूट होके आपको रिजल्ट दिखा देता है। वो सारी चीज़ें आज आप ऑब्जर्व करोगे। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ टाइम। कोई भी एल्गोरिथम आप डिजाइन करते हो वो कितने टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, राइट। उसके स्टोरेज रिक्वायरमेंट कौन सी है, कितने वेरिएबल्स चाहिए होंगे, उसके हिसाब से साइज भी एलोकेट वो करता है, राइट। इन फ्यूचर इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यू, कोई भी कंपनी का इंटरव्यू होगा, तो वो सारी चीज़ें, अगर कोई भी कोड आपको लिखने के लिए बोलते हैं कि सिंपल सॉर्टिंग का कोई कोड लिखो या कोई भी सिंपल एडिशन का भी कोड अगर आपको देते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मीन्स देखनी पड़ती है। वो सारे लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आप लोगों ने जो भी कोड लिखा है वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा, उसकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट क्या है, आप जो भी वेरिएबल ले रहे हो उसका वैलिड नेम आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, राइट। बिकॉज इन फ्यूचर कंपनी में जो भी आप कोडिंग करने जाओगे वो दैट
शुड बी फॉलो एज पर द जो भी कोडिंग के रूल्स है उसके हिसाब से होने चाहिए। अभी तो हम लोग अनसन कोई भी वेरिएबल का नाम डी ले रहे हैं, सी ले रहे हैं, कोई एरे होगा तो उसको ए लाम ले रहे हैं। लेकिन जब भी आप इंडस्ट्री में जाओगे, कंपनी में जाओगे, तो यू नीड टू कंसिडर ऑल दिस थिंग कि कोई भी अल्गोरिदम आप डिजाइन कर रहे हो तो उसका आप रिक्वायरमेंट नहीं है और आप डबल डिफाइन कर रहे हो, डबल डेटा टाइप। तो आपको पता है कि इंटीजर की डेटा टाइप इन सी 2 बाइट्स लेती है एंड डबल 8 बाइट देती है। तो आप अगर कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो तो एक्स्ट्रा 6 बाइट क्यों यूज कर रहे हो? तो वो सारी चीजें वहां पे कंसिडर होगी, राइट। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखना है कि जब भी कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वो कितना स्टोरेज लेती है। अब आपको एरे की रिक्वायरमेंट में, एरे में एलिमेंट चाहिए 5 या 6, और आप इंटीजर का एरे साइज 10 का ले रहे हो, तो 6, अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि 6 एलिमेंट चाहिए, तो बाकी के 4 जो लोकेशन है वो वेस्ट जाएंगे। एंड इफ इट इज 4 एलिमेंट्स आर वेस्टिंग, you are wasting. And if it is a C language, then integer require 2 bytes. If it is Java, then integer require 4 bytes. तो 4 into 2, 8 bytes आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। दैट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग। तो कोई भी अल्गोरिदम आप डिफाइन करोगे, उसकी एफिशिएंसी के लिए आपको कंसिडर करना है कि कितने टाइम में आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देते। राइट, डिफरेंट सॉर्टिंग अल्गोरिदम की मैंने बात किया था। तो बबल सॉर्ट इज द बेस्ट अल्गोरिदम इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, राइट, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 फोर लूप घुमाना है एंड कंपैरिजन करना है। अगर कंपैरिजन सही होता है तो देन स्वैपिंग और वो सब करना है। लेकिन उसका टाइम ज़्यादा एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगा। हम लोग जब भी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सॉर्टिंग बेस्ड है ऑन रॉस कंडीशन। स्टोरेज की मैंने बात बता दी आपको। अदर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एल्गोरिथम। अब अदर रिसोर्सेज में हो सकता है कि आपने जो भी कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसमें प्रिंटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, या तो कोई दूसरी फाइल की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। जैसे कि कोई एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें कैमरा की रिक्वायरमेंट होगी, फोटो गैलरी की रिक्वायरमेंट होगी, कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो सारी चीज़ें भी एल्गोरिदम में मैटर करती है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। सो ट्राई टू क्रिएट, कोई भी एल्गोरिदम आप खुद से कोई भी बनाते हो, कोई भी इन फ्यूचर प्रोजेक्ट में जाओ, प्रोजेक्ट बनाओगे कि कोई भी वेबसाइट या वो बनाओगे, तो उसमें सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है, तभी आपका एल्गोरिदम है वो बेस्ड एल्गोरिदम है। या तो कोई भी वेबसाइट है वो बेस्ड एल्गोरिदम है, बेस्ड वेबसाइट है वो। इन तीनों टर्म्स में वो हम लोगों को कंसिडर करना पड़ता है। So the efficiency is measured with the help of asymptotic notation. This is just a theoretical thing. Okay, asymptotic analysis जो है वो efficiency measure करेगी, वो theoretical करेगी। An algorithm may not have the same performance of different type of input. काफी सारे ऐसे एल्गोरिदम होंगे, वो उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा बेस्ड ऑन इनपुट रहेगा। जैसे लीनियर सर्च में हम लोगों ने देखा था कि जो भी लीनियर सर्च में आपको इंडेक्स फाइंड आउट करना है या तो एलिमेंट फाइंड आउट करना है कौन सी पोजीशन पे है, तो वो इनपुट पे भी डिपेंड करेगा कि आपके लिस्ट जो है और इनपुट कर रहे हो वो एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है। तो वहां पे बेस केस, वर्स्ट केस और पुअर केस, मींस एवरेज केस हम लोगों ने देखा था। तो वो इनपुट पे भी डिपेंड करता है। कोई भी एल्गोरिदम हुआ वो इनपुट पे डिपेंड करेगा, राइट। जैसे कि आप कोई भी फोटो कैप्चर करते हो अपने फोन में, तो वहां पे भी बहुत सारे मतलब वो कंसिडर करते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कितने है, कितने पर्सन है, राइट। तो परफॉर्मेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनपुट्स या सीक्वेंस ऑफ इनपुट। वो सारी चीजें कोई भी एल्गोरिदम में मैटर करेगी। विद द इंक्रीज इन द इनपुट साइज द परफॉर्मेंस विल चेंज। जितने यहाँ पे ही आप लोगों ने देख लिया कि जैसे मैं नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ा रहा हूँ, आपका नंबर ऑफ कंपैरिजन या तो बोल सकते हैं कि स्वैपिंग बढ़ जाएगा। जितने जितने एलिमेंट ज़्यादा, तो उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस जो है
डिक्रीज हो जाएगा एंड टाइम इट रिक्वायर मोर टाइम टू एग्जीक्यूट पर्टिकुलर थिंग्स, राइट। कि जब भी n=1 था हम लोगों ने एग्जीक्यूट किया तो ये फटाफट हो गया, n=2 भी फटाफट हो गया, लेकिन जैसे ही इन एलिमेंट मेरा एक बढ़ा तो आपको ज्यादा बार एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ी, राइट। तो इनपुट पे पूरा डिपेंडेंट है कोई भी एल्गोरिदम होगा कि इनपुट की सीक्वेंस में आ रहा है, कितने नंबर ऑफ इनपुट्स आ रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर करेगी। इवन सिंपल एग्जांपल हम लोग कैलकुलेटर का लेते हैं तो वहां पे भी डिवीजन करते हैं हम लोग, तो डिवीजन में अगर बाय मिस्टेकली डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो आपका एरर आ जाएगा। तो टाइप ऑफ इनपुट में भी वो डिपेंड करता है। द स्टडी ऑफ चेंज इन अ परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिदम विद चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इनपुट साइज इज डिफाइंड एज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। अब एसिम्प्टोटिक एनालिसिस की डेफिनेशन ये कहती है कि the study of change in a performance of a particular algorithm with the change in the order of input size। जैसे जैसे हम इनपुट साइज को चेंज करेंगे तो उसको एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बोलेंगे। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, तो उसमें बेसिकली हम लोगों को कंसिडर करना है थ्री थिंग: बिग ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन। So asymptotic notation are the mathematical notation used to describe running time of an algorithm when input tends toward particular value or limiting value. For example, in a bubble sort, when the input size is already sorted, the time taken by the algorithm is linear, the best case। लेकिन जो हम लोगों ने यहाँ पे एल्गोरिदम लिखा था वो बेस्ट केस वो सारे चीज के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन आप लोगों ने शायद अगर इनपुट सॉरी इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे बबल सॉर्ट के ही वर्जन देखने को मिलेंगे कि जैसे ही उसको पता चलता है कि पर्टिकुलर ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया है तो वो पूरा एल्गोरिदम मतलब पूरी जो लेस देन n-1 है वो पूरा नहीं घूमेगा। आप एक बार इंटरनेट पर सर्च कर लेना, लेकिन जो एक्चुअल में बबल सॉर्ट है वो ये है, okay? ये वाला जहाँ पे हम लोग n-1 बार सी आउटर लूप घुमाते हैं n-c-1, लेकिन जो यहाँ पे ये जो स्वैप हो रहा है तो काफी सारे एल्गोरिदम रिलेटेड टू बबल सॉर्ट मिलेंगे। यहाँ पे वो ब्रेक कर लेते हैं या तो कोई एक्स्ट्रा फ्लैग ले लेते हैं ताकि उसको पता चले कि ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया है तो उनको हम लोगों को स्किप करना है। लेकिन हम लोग लीनियर सर्च में हम लोगों ने देखा था बेस्ट केस, रिवर्स केस एंड एवरेज केस क्या होता है। व्हेन द इनपुट एरे इज इन अ रिवर्स कंडीशन द एल्गोरिथम टेक मैक्सिमम टाइम टू सॉर्ट द एलिमेंट, दैट इज वर्स्ट केस। व्हेन इनपुट इज नेदर सॉर्टेड नॉट इन रिवर्स ऑर्डर तो दैट इज एवरेज केस। वो तो आप लोगों को पता है कि बेस्ट केस कब होगा, एवरेज केस कब होगा एंड पुअर केस कौन सा होगा। Okay, now there are for the asymptotic notation there are three notation we are going to use, that is big O notation, big O, okay, that is capital O notation, ओमेगा नोटेशन। अब ओमेगा के लिए नोटेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे ओम साइन, राइट। जो रेजिस्टेंस में आप ओम यूज करते थे दैट इज ओमेगा, एंड थीटा नोटेशन दैट इज थीटा ऑलरेडी नो, राइट, थीटा। बी अब उसमें पर्टिकुलरली बिग ओ नोटेशन, okay, big O notation represent the upper bound of the running time of particular algorithm, it gives the worst case complexity of the algorithm। तो यहाँ पे बिग ओ नोटेशन से आपको ये पता चलेगा मैथमेटिकल कि इससे ज़्यादा टाइम कभी भी कोई भी पर्टिकुलर अल्गोरिदम को नहीं लग सकता, ओके। कि रॉ केस कॉम्प्लेक्सिटी अब आपको आई होप के समझ में आ रहा होगा कि फॉर एग्जांपल अपर बाउंड की सॉर्टिंग का जो प्रोग्राम है तो मैक्सिमम वो n स्क्वायर टाइम में कंपैरिजन में वो खत्म हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि n क्यूब में नहीं हो सकता। जो हम लोगों का इक्वेशन n(n-1) डिवाइड बाई 2 था, अगर उसको हम लोग एक्सपांड करेंगे तो n(n-1) को अगर हम लोग मैथमेटिकली एक्सपांड करेंगे तो ऐसा आएगा कि n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2। एंड उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि दिस इज स्क्वायर।
कि अगर एन की बड़ी वैल्यू बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट स्क्वायर माइनस इनफाइनाइट डिवाइड बाई टू, तो वो इनफाइनाइट स्क्वायर के कंपेयर में ये एन निग्लिजिबल हो जाएगा। एंड हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो अल्गोरिदम है वो एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन कंपैरिजन जो हमारा होने वाला है वो एन स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ओके, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का मीनिंग ये है कि जो भी हमारा अल्गोरिदम एग्जीक्यूट होने वाला है उसकी जो अपर लिमिट है, यानी कि वो एन स्क्वायर से रॉस्ट नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे बेस्ट केस में आगे आएगा कि जैसे कि लीनियर सर्च की बात करें तो उसमें ऑर्डर ऑफ एन, यानी कि हम लोग एन कंपैरिजन में हमारा वर्स्ट केस में होगा कि अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो मैक्सिमम हम लोगों को एन कंपैरिजन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें बेस्ट केस क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ वन। राइट, बेस्ट केस में हम लोग जैसे ही हमको एलिमेंट USB मिलता है फर्स्ट inserted. पोजीशन पे हम लोग लूप को ब्रेक कर देते हैं, तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि बेस्ट केस के लिए फॉर द लीनियर सर्च इट इज ऑर्डर ऑफ वन। ऑर्डर ऑफ वन का मीनिंग ये हुआ कि एक से कम तो नहीं हो सकता कंपैरिजन। आई थिंक आपको पता चल रहा है। और अगर हम लोग बात करें दिस इज एवरेज केस की, तो ऑर्डर ऑफ एन बाई टू आएगा, बट क्योंकि हम लोगों को वेरी मिडल एलिमेंट में हम लोग ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि मिडल एलिमेंट में हमको जो भी सर्च करना है इंडेक्स वो मिल रहा है, सो ऑर्डर ऑफ एन जो है दैट इज लीनियर सर्च के लिए मैक्सिमम अपर लिमिट है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज बिग ओ नोटेशन। अगर हम लोग लीनियर सर्च के लिए लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एन, तो दैट इज द gross case complexity of particular algorithm, that is for the linear search. Are you getting? कि कोई भी अल्गोरिदम होगा ऑर्डर, अगर हम लोग उसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ एन, दैट मीन्स उसका जो बेस्ट केस होगा वो एन से कम हो सकता है या खुद एन भी हो सकता है, लेकिन एन से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। जैसे हमारे उस केस में फर्स्ट केस में एन आ रहा है, लेकिन एन से खराब कंपैरिजन ज़्यादा तो नहीं होगा लीनियर सर्च में, राइट। और उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन है कि ऑर्डर ऑफ जी ऑफ एन is equal to f of n, there is exists positive constant c and n minus 1 such that 0 less than or equal to f of n less than or equal to कोई कांस्टेंट जो जीरो नहीं है, उसको हम लोग अगर g of n से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन n इक्वल टू जीरो। अगर हम लोग कोई भी अल्गोरिदम यहाँ पे ये जो ग्राफ है उस पर दिखा सकते हैं कि सी ऑफ जी ऑफ एन, सी इंटू जी ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन है, तो जी ऑफ एन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलवेज इंक्रीजिंग वहाँ पे जा रहा है, कि जैसे जैसे सी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी एज कम्पेयर टू एफ ऑफ एन। अब मैं आपको ये एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल टेन, टेन कोई मेरा सी कांस्टेंट है, जी ऑफ एन इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ एन स्क्वायर, एंड एफ ऑफ एन जो है इज सिंपली एन। मेरा एफ ऑफ एन एन है एंड जी ऑफ एन एन स्क्वायर है। अब यहाँ पे कंपैरिजन क्या करना है कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। अब n इक्वल टू वन होगा तो भी ये बड़ा ही होने वाला है, n इक्वल टू टू होगा तो भी ये इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाई होने वाला है। अब इफ c की वैल्यू वन है, तो n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू n फॉर ऑल n। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c कोई कांस्टेंट है एंड
आप जो कंपैरिजन कर रहे हो, कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एन है एंड जी ऑफ एन है, ओके, और जी ऑफ एन की वैल्यू मैंने एन स्क्वायर लिया हुआ है एंड एफ ऑफ एन की वैल्यू मैंने एन लिया हुआ है। तो ये जो इक्वेशन बोलता है कि सी इंटू जी ऑफ एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन। अब सी की वैल्यू फॉर वन एंड एन की वैल्यू ऑल्सो वन, ये इक्वल होगा क्योंकि वन स्क्वायर इज ऑलवेज वन, वन इंटू वन वन, एंड दिस इज राइट साइड ऑल्सो वन। ओके, so whenever you are going with big O notation, you can find that it is giving a upper limit or Ross-case complexity of particular algorithm. Okay, so the above expression can be described as a function f of n belong to set of order of g of n if there exists a positive constant t, and always consider फिर c की कोई भी वैल्यू, चाहे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो और 1000 ले लो, या कोई भी वैल्यू c की अगर हम लोग कंसिडर करेंगे एंड g ऑफ n हमारा n स्क्वायर है एंड f ऑफ n हमारा n है, तो लेफ्ट साइड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट साइड। राइट, लेफ्ट साइड इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट साइड, तो उसको हम लोग बोलेंगे बिग ओ नोटेशन। Okay, the above expression will be described as f of n belong to set order of g of n if there is exist a positive constant c that it lies between 0 and g c of g of n for sufficiently large n। जैसे n की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, ये जो ग्राफ है वो ऊपर जाएगा, c इंटू जी ऑफ एन, अगर ये कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको एन स्क्वायर ही लेना है एंड दिस इज एन लेना है, बट ये जो पोलिनोमियल्स है एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन, वो एन की कोई भी पावर के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसा फाइंड आउट करना है कि सी कोई कांस्टेंट है एंड जी कोई एक फंक्शन है एंड एफ कोई फंक्शन है, तो आप जब भी कांस्टेंट को जी ऑफ एन से मल्टीप्लाई करोगे तो इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एन, एंड दिस बिग ओ नोटेशन विल ऑलवेज सजेस्ट अ रोस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, और कोई भी फंक्शन होगा उसका जो भी वैल्यू आएगा वो ऑलवेज नियर अबाउट एन स्क्वायर रहेगा। अब आप कंसीडर करो कि ये 1000 है, तो जी ऑफ एन की वैल्यू 1000 के लिए आप कंसीडर करोगे तो जी ऑफ एन की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 मिलियन आएगी, यानी कि 10 लाख आएगी, एंड दिस इज जस्ट 1000। तो अगर 1 मिलियन को अगर 1000 से कंपेरिजन करेंगे तो ये बहुत कम है, राइट। तो उसके लिए हम लोग अगर अपर लिमिट बोलेंगे तो दिस इज हायर नंबर, रॉस के हम लोग उसको बोल सकते हैं कि दिस इज अ हायर नंबर। Okay, since it gives Ross case running time of an algorithm, it is widely used to analyze an algorithm as we are always interested in a worst case scenario। चाहे वो algorithm की बात हो या कोई भी बेसिकली बात हो, तो हम लोग रॉस केस ही फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको कोई हाउस बनाना है, तो वहाँ पे आप बोलो क्योंकि मैक्सिमम कितना कॉस्ट में वो बन जाएगा, तो वहाँ पे भी हम लोग वर्स्ट केस की ही बात करते हैं कि अगर हम लोग ये चीज़ बनाएंगे हमारे घर में तो मैक्सिमम ये 10 लाख में ख़त्म हो जाए, राइट। फिर कितनी कोई भी लोकेशन पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी कितना टाइम स्पेंड करना, वो सारी चीज़ें में हम लोग बेसिकली वर्स्ट केस ही कंसिडर करते हैं। तो एज कम्पेयर टू हमारा एल्गोरिदम की बात करें तो वहाँ पे भी हम लोग वर्स्ट केस ही कंसिडर करेंगे। ओके, अब एक्चुअली टाइम इज आउट, तो ओमेगा जो है वो उससे पूरा उल्टा है। यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन था वो लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा, और वो जो है वो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी बताता है कि इतना मिनिमम रहेगा, उससे कम तो कोई भी नहीं हो सकता। एंड थीटा जो नोटेशन रहेगा वहाँ पे हमारा एफ ऑफ एन बिटवीन जी सी वन
तो ये बीच में आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ओके, अभी आई थिंक आपको ये थोड़ा समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बिग ओ नोटेशन, व्हाट इज ओमेगा नोटेशन। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेन विथ यू एग्जांपल, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ओके।